गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। किसको? लेक्चर नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट और एक तरीके से इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, कल हमने एक तरीके से देखा था, अगर आपने थोड़ा सा क्लास अगर देखा होगा तो क्लास में हमने जनरली किसके बारे में बात करी थी भाई? क्लास में हमने बात करी थी कि एक तरीके से किसके बारे में कि 3 एज होता है भाई, या एज होता था पहले। ठीक है, पहले एज का जो नाम था वो आपको न्यू स्टोन एज है कि नहीं? न्यू स्टोन एज नहीं, ये तीसरे नंबर पर था। न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज एक था। मिडिल स्टोन एज, ठीक है, और मिडिल स्टोन एज, और एक था ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, कौन था? एक था ओल्ड स्टोन एज, है कि नहीं? ओल्ड स्टोन एज। तो आई होप सो ये वाला जो था सबसे पहला था फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, हमने एक तरीके से देखने की कोशिश करी थी। उसके साथ हमने देखने की कोशिश करी थी कि किसको पैलियोलिथिक बोलते हैं, किसको मेसोलिथिक बोलते हैं, और एक लास्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, या लास्ट वाला कौन था वो जरूर थोड़ा सा आप लोग रिमाइंड कीजिए कि क्या आखिरकार था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है देखने को मिलता है आज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने कल बताया था कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सबसे पुराना जो सिविलाइजेशन में से एक, अगर पूरा वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखा जाए 4 सिविलाइजेशन रहे हैं, उसमें से 4 सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है। तो उन 4 सभ्यताओं में से एक सभ्यता जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा तो, है कि नहीं? तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसका जो नॉमेनक्लेचर जो क्या है वो हम लोग देखेंगे, कि नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, कि सिंपल सी बात है कि उसके बारे में कुछ मुख्य जानकारी, और आखिरकार कहाँ किस तरीके से कब डिस्कवर किया गया, उन सब सारी चीजों के बारे में एक तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉइन्ड बाय द जॉन मार्शल। याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम रखा गया या फिर जो नाम दिया गया वो किसका नाम दिया गया, किसको कहा नाम दिया गया भाई? आपको देखने को मिलेगा जॉन मार्शल के द्वारा, एज इट फ्लोरिश्ड अलोंग द इंडस रिवर। क्यों? क्योंकि भाई जो इंडस रिवर के आसपास के रीजन में ही मतलब सबसे पहली बार कोई सभ्यता दिखी जहां पर लोग वगैरह जो रह रहे थे, वहां पर उनकी घरें थी। तो इसी से रिलेटेड जो था, मतलब क्योंकि पहले जितनी भी सिविलाइजेशन थी कोई ना कोई रिवर के किनारे, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है अगर आपको जीवन को जीना है तो, इसीलिए सारी सभ्यता लगभग समय देखने को मिलेगा कोई ना कोई रिवर सिस्टम के तहत जो है वो बसाया गया। तो इसी में देखने को मिलेगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो जॉन मार्शल के द्वारा जो है वो एक तरीके से किया गया। कौन? जॉन मार्शल। एज इट फ्लोरिश्ड अलोंग द इंडस रिवर, जो कि किधर? इंडस रिवर के आसपास में फ्लोरिश कर रहा था। हड़प्पा सिविलाइजेशन आफ्टर फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट द हड़प्पा। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा है वो एक तरीके से फाउंड किया गया। फिर सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, सरस्वती सिंधु civilization is the most of the sites have been found along the Indus सरस्वती रिवर। तो इंडस सरस्वती रिवर के आसपास जो है वो एक तरीके से आपको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। तो हड़प्पा के बगल में हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद आपको इंडस जो सरस्वती रिवर है उसके या उसके आसपास में जो है तो सरस्वती जो सिंधु सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो ये सब सारी चीजें जो है वो एक तरीके से जो फाउंड की गई है जैसे जैसे आगे बढ़ा। अब थोड़ा सा अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखो, तो यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा हमारे देश में, देख रहे हो इधर ये वाले रीजन में जितना भी जैसे रन ऑफ कच्छ हो गया, इधर देखो इंडस रिवर देख रहे हो, इंडस रिवर इधर से इधर आके, इधर से इधर आके, इधर से इधर, इधर इंडस रिवर ये, ठीक है। तो इंडस रिवर के आसपास बहुत सारे जो जो है घर वगैरह जो है उस समय एंशिएंट पीरियड में बनाए गए लोगों के द्वारा वहां पर रहा गया, जिसके द्वारा जो है यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम पड़ा। आप देख सकते हैं कि झेलम नदी इधर है, चेनाब इधर है, रावी इधर है, ब्यास इधर है, सतलज इधर है, ठीक है। आपको यहाँ पर उसके बाद यमुना इधर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लगभग सिविलाइजेशन जो है वो आपको पानी के इर्द गिर्द देखने को मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे मैंने ये कैजुअल रूप में लगाया, मैथ वगैरह आपकी हिस्ट्री में आएगा नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो उसको
बस एक जानकारी के तौर पर लेके चलिएगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल स्प्रेड अगर देखा जाए, जैसे कि हमने बोला कहाँ-कहाँ फैला हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ-कहाँ फैला हुआ था, वो समझना बहुत जरूरी है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वो कवर्ड अ पार्ट ऑफ सिंध। क्या है, किसको पार्ट कवर कर रहा है भाई? पार्ट ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अभी हम लोगों ने देखा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगर जनरली देखा जाए तो कहाँ-कहाँ फैला हुआ था? भाई डिस्कवर्ड अ पार्ट ऑफ सिंध, सिंध में, ठीक है। उसके बाद बलूचिस्तान, जो कि आज पाकिस्तान में है, ठीक है, उसका रीजन। अफगानिस्तान में, पंजाब में, जो कि आपको गुजरात में, उत्तर प्रदेश हमारे देश में, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड महाराष्ट्र। इन सारे रीजन्स में एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखने को मिलेगा मुंडी, जो मुंडी गेक एंड सोरचू घाई, ठीक है, सोरचू घाई आर द टू इम्पोर्टेंट साइट लोकेटेड इन द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है दो इम्पोर्टेंट साइट्स देखने को मिलते हैं, जो कि किससे रिलेटेड है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। वहां पर आपको देखने को मिलेगा मुंदीगक और जो सोरतुघाई, ठीक है, सोरतुघाई वो देखने को मिलता है। वेस्टर्न मोस्ट साइड जो सुदका गैंडोर है ऑफ ऑन द मकरान कोस्ट, जो मकरान कोस्ट पर है, कौन सा भाई? टर्मिनोलॉजी थोड़ा बहुत याद रखना ही पड़ेगा। जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मकरान कोस्ट में। कौन? सुदका जो जेंडोर, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है वो आलमगीरपुर है इन उत्तर प्रदेश। अगर ईस्टर्न साइड साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा जाए तो आलमगीर में देखने को मिलता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला कहाँ पर है? नॉर्थ मोस्ट साइड जो है मांडवा इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ वाले देख रहे हो, ठीक है। तो आपको जो है वो आपको वेस्टर्न पार्ट, जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपको मकरान कोस्ट देखने को मिल रहा है। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो आपको यूपी साइड में देखने को मिल रहा है। नदर्न कोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर है भाई? आपको जम्मू में, जो कि मांडा है, ठीक है। मोस्ट साइड मांडा ही ना, जम्मू, जो कि रिवर चेनाब के आसपास देखने को मिलता है। southern most part is the दाइमाबाद इन महाराष्ट्र, द दाइमाबाद इन महाराष्ट्र देखने को मिलता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट है, यूपी थोड़ा सा ऊपर हो गया भाई, महाराष्ट्र थोड़ा सा इधर हो जाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र पार्ट में भी आपको देखने को मिलता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आप समझ सकते हैं। वेस्टर्न मतलब पूरा पूरा वेस्टर्न देख रहे हो, उधर इंडिया से बाहर वाला रीजन। क्लियर। तो जो महाराष्ट्र वाला जो दैमाबाद है, वहाँ जो महाराष्ट्र के रीजन में जो सदर्न मोस्ट साइट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखने को मिलता है, जो कि रिवर जो प्रावरा जो है वो एक मेजर साइट देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर जनरली देखा जाए तो हमारे पास क्या, एक तो वेस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट साइट कहाँ पर है भाई? एक तो ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि ईस्टर्न, जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो कहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद नदर्न मोस्ट साइट कहाँ देखने को मिलता है, और सदर्न मोस्ट साइट कहाँ का देखने को मिलता है कि नहीं? तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर बोला जाए, सिंपल सी बात है कि वेस्टर्न वाला कहाँ देखने को मिलेगा? मकरान कोस्ट, जो कि सु, सुतका सुतका जंडोर। ईस्टर्न कोस्ट आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में। नदन वाला मांडवा, ठीक है, ये मांडा बोलते हैं, मांडवा नहीं बोलो, मांडा इन जम्मू, जो रिवर चेनाब। और सदर्न मोस्ट पार्ट है दाइमाबाद इन महाराष्ट्र, जो रिवर प्रावरा, ठीक है, प्रावरा में देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि आपको देखकर चलने हैं, और ये जरूर नाम याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सम न्यू डिस्कवरीज, अब कुछ नए नए डिस्कवरी भी किए गए, ठीक है। जब एक तरीके से अगर आपको देखने को मिलेगा, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब कोई भी सभ्यता का जब पहली बार अगर उसकी खोज होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें नई नई भी देखने को मिलती हैं। उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है क्या थी भाई? जो गैनवर गैनवरी वाला, ठीक है, गैनवरी वाला, ठीक है, गैनवरी वाला इन पाकिस्तान बाई रफीक मुगल, ठीक है। रफीक मुगल के द्वारा जो है वो एक साइट खोजा गया, जिसका नाम क्या बोला गया? गैनवरी वाला, ठीक है। जो भी भी राणा ओल्डेस्ट हड़प्पा साइट इज had said to be the mound of Birhana
जो विलेज ऑन द बैंक ऑफ घाघर रिवर। तो घाघर रिवर के आसपास जो है वो एक बहुत ओल्डेस्ट साइट जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का देखने को मिलता है, जो कि एक पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो वो भी एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा बिराना, ठीक है, बिराना। और वो बिराना विलेज के को ही एक तरीके से माउंट करके बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा जो खोज किया गया वो क्या किया गया भाई, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी इन हरियाणा, ठीक है, बाय अमरेंद्र नाथ। किसके द्वारा, अमरेंद्र नाथ के द्वारा जो है वो, अमरेंद्र नाथ के द्वारा जो है वो ये साइट की खोज की गई थी। तो प्रमुख अगर देखा जाए या फिर मेजर जो साइट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, तीन मेजर साइट्स हैं जिनकी डिस्कवरी हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करते समय। तो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कौन है भाई, अभी हमने देखा कि ज्ञान ज्ञानवरी वाला, उसके बाद बिराना, उसके बाद आपको राखी गढ़ी, ठीक है। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे कि किस तरीके से टाउन की प्लानिंग हुई। देखो, अगर बोला जाए ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे वहां पर प्लानिंग देखने को मिली, नाला या फिर बहुत सारे एग्रीकल्चर किस तरीके से करते थे भाई, किस तरीके से सभा समिति बनता था, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर देखो जो सभा समिति, जैसे कि आप थोड़ा सा यहाँ पर ले लो, ठीक है, थोड़ा सा अपना इंफॉर्मेशन क्या क्या भाई, तीन पार्ट में बांटा गया था। किसको भाई, अगर पूरे पंचायती राज आने के बाद जो तीन पार्ट में हमारे अगर विलेज के सिस्टम को बांटा गया, सबसे पहले विलेज का सिस्टम जो था वो आपको जिला परिषद देखने को मिलता है। क्या मिलता है भाई, जिला परिषद, परिषद देखने को मिलता है, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिलेगा। किस पर भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिलेगा। दूसरा जो है वो आपको एक तरीके से पंचायत समिति देखने को मिलता है। क्या भाई, पंचायत समिति देखने को मिलता है। और जो पंचायत समिति है वो एक तरीके से आपको ब्लॉक लेवल पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर। और जो तीसरा है वो आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, क्या देखने को मिलेगा, तीसरा आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको विलेज पंचायत या फिर आपको ग्राम प्रधान, ठीक है, ग्राम प्रधान, ठीक है, ग्राम प्रधान, जो कि आपको देखने को मिलेगा विलेज लेवल पर। तो हमारे देश का ना, जब ये तो हमारा 1992 में ये चीजें जो हुई, ठीक है, जो अमेंडमेंट हुई, ठीक है, लेकिन उसके पहले जो था, जब आजादी आजादी से बहुत पहले जब हमारी सिविलाइजेशन ये सब सारी चीजें चल रही थी, तो उस वक्त भी कहीं न कहीं पाया गया है कि ग्राम लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ों का जो प्लानिंग वो किया जाता था, टाउन लेवल पर भी किया जाता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना उस वक्त जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, कस्बा बोलते थे, ठीक है? तो हम लोग इसमें सारी चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सिविलाइजेशन तो ठीक है, वो बाद में आएगा। पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जितने भी सिविलाइजेशन हुए, ठीक है? उसमें क्या-क्या प्लानिंग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग क्या था भाई? टाउन प्लानिंग का मतलब शहर को किस तरीके से बसाया गया, किस तरीके से इजाद किया गया। तो अगर देखा जाए यूनिक फीचर वाज द ग्रिड सिस्टम, दैट इज द स्ट्रीट कटिंग अक्रॉस वन अनदर एट द राइट एंगल एंड डिवाइडिंग द टाउन इनटू अ लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक। देख रहे हो? तो अगर देखा जाए एक ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम जो स्ट्रीट जो कटिंग अक्रॉस द वन अनदर एट अ राइट एंगल, जो स्ट्रीट था वो अपने आप में राइट एंगल में काट रहा था, ठीक है, मतलब इस तरीके से जो है वो प्रॉपर जो बनाया गया था खास करके टाउन को, ताकि जो चीजें हैं वो कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाया गया था, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक टाइप में, ताकि जो चीजें हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए, खास करके आवाजाही लोगों का शानदार तरीके से हो सके। तो टाउन प्लानिंग में देख सकते हो कि किस तरीके से चीजें की गई और क्या चीजें की गई भाई। देखो, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन एट अ ग्लैंस, अगर इंडस सिटीज देखा जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितने सिटीज वगैरह जो फॉर्म हुए, तो उसमें सबसे पहला देखा जाए हड़प्पा, हड़प्पा सिटी का फॉर्मेशन किया गया, जो कि पाकिस्तानी पंजाब में देखने को मिलता है, जो कि किस रिवर के किनारे पे, रिवर बैंक रावी, ठीक है। इसकी डिस्कवरी जो है 1921 में हुई। आर्कियोलॉजिस्ट कौन था भाई, ये याद रखना है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन था, आर्कियोलॉजिस्ट है दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी हड़प्पा
का जो एक हड़प्पा एक सिटी के रूप में जो एक तरीके से टाउन प्लानिंग के तहत उनकी खोज की गई। ठीक है, 1921 में। तो जनरली देखो 1920s के आसपास जो है हमारी सभ्यता को खोजबीन शुरू हो गया। फिर मोहनजोदारो, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोहनजोदारो भी पार्ट था इंडस सिटी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो वो कौन से प्रोविंस में देखने को मिलता है भाई? कौन से स्टेट? प्रोविंस का मतलब होता था स्टेट, कौन सा स्टेट में या कौन से एरिया में। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंडस रिवर, रिवर बैंक कौन था भाई? इंडस। 1922 में इसकी खोज की गई। इसलिए हम लोग सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर थोड़ा सा देखते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि किसके द्वारा किया गया मोहनजोदाड़ो भाई? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगर देखा जाए सुतका जंडोर जो है बलूचिस्तान में, दस्त जो रिवर बैंक के आसपास 1931 में इसको ऑरल स्टेन के द्वारा जो है खोज किया गया। किसके द्वारा भाई? ऑरल स्टेन के द्वारा। उसके बाद आ जाओ, देखो चांचू दारो जो है वो सिंध के किनारे और सिंध प्रोविंस में देखने को मिलता है और इंडस रिवर के किनारे। और 1931 में इसका फॉर्मेशन हुआ, जो कि एमजी मजुमदार ने करा था। तो आप देख सकते हो कि चंचू दारो, तो ये सब सारे सिटीज बनाए गए थे भाई। सोचो, इतने सारे सिटीज बनाए गए थे, प्रॉपर प्लानिंग से बनाया गया था। ऐसा भी नहीं था कि वहां पर प्लानिंग वगैरह की कमी थी। प्लानिंग पूरे अच्छे तरीके का था, जिससे पूरी चीजें जो है शानदार तरीके से चले। रोपर, रोपर आपको देखने को मिलेगा जो इंडियन पंजाब में, ठीक है, रोपर डिस्ट्रिक्ट आज भी देखने को मिलता है। उसके बाद आपको इंडियन पंजाब में जो सतलज रिवर के किनारे 1953 में इसकी खोज की गई वाईडी शर्मा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? वाईडी शर्मा के द्वारा। लोथल, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा भाई, और जो है भोगावा साबरमती जो रिवर के आसपास देखने को मिलता है। और आपको 1953 में इसका खोज हुआ और एस आर राव जो है उसने एक तरीके से खोज करा, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे। ठीक है, उसके बाद देखने को मिलेगा आपको कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में, याद रखना, कालीबंगन कहाँ पर? राजस्थान में है। जो एक सिटी का नाम था, कहाँ पर? इंडस सिटीज, जो राजस्थान में। और वो घाघर जो रिवर बैंक के किनारे बसा हुआ। देखो सारे जो है जितने भी सिटीज बसाए गए सारे रिवर के किनारे ही बसाए गए। 1951 में इसकी खोज हुई भाई, जो एक घोष ने एक तरीके से ये पूरा इंफॉर्मेशन या फिर जो इसकी खोज करी गई। ठीक है, आलमगीरपुर अभी बताया हमने, आलमगीरपुर रिसेंटली खोजा गया भाई। रिसेंटली खोजा गया मतलब है 50 साल भी पूरे नहीं हुए, 50 साल हो गए। हाँ, लगभग लगभग 50 साल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और हिंदौन रिवर 1974 में वाईडी शर्मा। देख सकते हो कि वाईडी शर्मा जो है उन्होंने एक तरीके से रोपर का भी और एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा आलमगीरपुर। ठीक है, रोपर और आलमगीरपुर जो है वो एक तरीके से जो है दो सिटीज का जो खोज है वो वाईडी शर्मा ने करा है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको देखो बनावली, बनावली जो है वो हरियाणा। ठीक है, बनावली जो है हरियाणा में पाया जाता है भाई। वो सिटी जो घाघर डिस्ट्रिक्ट, तो घाघर आपको देखने को मिलेगा जो राजस्थान जो आपको हरियाणा से गुजरते हुए राजस्थान जाता है, तो वो भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको समझ कर चलना है। 1973 में फॉर्मेशन हुआ, आर एस बिस्ट के द्वारा जो है इसकी खोज की गई। उसके बाद इम्पोर्टेंट धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो है वो गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, ल्यूनी रिवर के बैंक में, मतलब ल्यूनी रिवर के किनारे 1967-1968 में इसकी जो है खोज की गई, जो कि जे एफ जोशी के द्वारा इसको खोज किया गया। राखी गढ़ी, अभी हमने बताया था राखी गढ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और आलमगीर। ठीक है, ये सब बहुत, रोपर भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सब थोड़ा सा देख के चलिएगा। हरियाणा में राखी गढ़ी और घाघर रिवर के आसपास 1997 में अमरेंद्र नाथ, अभी हमने बताया कि अमरेंद्र नाथ के द्वारा ये खोजा गया था। तो ये पूरा लिस्ट आप लोग एक तरीके से लिखिएगा और इसको याद करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपके क्वेश्चंस कहीं से भी आए तो आपको छूटे ना। ठीक है, समझ में आया भैया? हैं, आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया, ये समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे अगर बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या देखने को मिलता है? टाउन प्लानिंग तो हमने देख लिया और कितने सिटीज हैं। अब टाउन प्लानिंग में थोड़ा सा और भी हम लोग डिटेल में जाते हैं
क्या क्या टाउन प्लानिंग किस तरीके से, हमने तो ये तो देख लिया भाई सिटीज कितने थे कितने नहीं थे, ठीक है, और किस तरीके सिटीज का डिस्कवरी किया गया, तो ये सब सारे सिटी पहले थे तभी तो डिस्कवरी किया गया, सिंपल सी बात है। तो इन सब सारे सिटीज की प्लानिंग किस तरीके से की गई थी, उनको हम लोग समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो अगर देखा जाए तो टाउन वेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, तो टाउन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। अगर पूरा कोई भी टाउन उठा के जैसे रोपड़ टाउन हो गया, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, खास करके एक तो अपर, देखो एक तो अपर पार्ट, एक क्या, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, ठीक है। तो अपर पार्ट याद रखना, एक तो भाई अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट, और दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा लोअर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है उसको हम उसको सीटाडेल बोलते थे, क्या बोलते थे, सीटाडेल, ठीक है, सीटाडेल, ठीक है, सीटाडेल बोलते थे, ठीक है। उसके बाद एंड अ लोअर पार्ट, और लोअर पार्ट एक तरीके से था, ठीक है, सीटाडेल मतलब एक तरीके से जो अपर पार्ट था वहां पर जो मेन मेन जो एक तरीके से आपको हेडक्वार्टर वगैरह या फिर बड़े बड़े जो लोग हैं वो रहा करते थे, और जो लोअर पार्ट में जनरली खेती बाड़ी वगैरह होता था। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए, द फॉरफिटेड द फॉरफिटेड जो सीटाडेल ऑन द वेस्टर्न साइड हाउस अ पब्लिक बिल्डिंग एंड मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्लासेस, कि वैसे लोग होते थे जो रूलिंग करते थे, उनका जो है अपर पार्ट में एक तरीके से अपना घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह हुआ करता था, ठीक है। बिलो द सिटाडेल ऑन द ईस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड में जो है जनरली जो है वो लोअर पार्ट देखने को मिलता था, ठीक है। बिलो ले द लोअर टाउन इनहेबिटेंट्स ऑफ कॉमन पीपल, जो कि कॉमन पीपल रहते थे, गांव के लोग रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रूलिंग पीपल रहते थे अपर पार्ट में, कौन रहते थे भाई, रूलिंग पीपल जो रूल करके चल रहे हैं, ठीक है, रूलिंग पीपल। और यहाँ पर लोअर पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन रहते थे भाई, कॉमन पीपल रहते थे, जो कि एक तरीके से उनके सहारे जो है वो जीते थे लगभग समय, ये बात थी, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, आज हमारा ड्रेनेज सिस्टम देखो, थोड़ा सा बारिश क्या हो जाता है शहर में, पूरा पानी पानी हो जाता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो था वो चीजें उस तरीके से बनाई जाती थी कि उससे पानी जो है वो बाहर ना आए, ताकि पानी से खतरा हमेशा रहता था भाई वहां पर उन लोगों को, क्योंकि रिवर के किनारे रहते थे तो अचानक से बाढ़ वगैरह आ जाए, ठीक है, अचानक से मान लो कि बहुत ज्यादा एक तरीके से बारिश हो जाए तब दिक्कत परेशानी हो जाएगा। तो इन सब सारी चीजों को एक तरीके से देखकर चला जाता था। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कनेक्टेड ऑल द हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम जो है सारे घरों से जो पानी वगैरह निकलता था, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से था, ठीक है, कनेक्टेड ऑल हाउस टू द स्ट्रीट ड्रेन मेड बाय द मोटार, जो कि मोटार के थ्रू जो है वो एक तरीके से कनेक्ट किया गया था प्रॉपर, ठीक है। लाइम एंड जिप्सम, जो मतलब क्या, जैसे कि आज हम लोग ईंट बालू सीमेंट बोलते हैं ना, रेत सीमेंट बोलते हैं जिसको, उसी तरीके से वो चीजों को जो मोटार लाइम और जिप्सम से कनेक्टेड था और उसको बनाया जाता था। दे वेयर कवर्ड विथ आइदर ब्रिक्स, और उसको कवर्ड भी रखते थे, ब्रिक्स एंड स्टोन स्लैब्स एंड इक्विप्ड विथ अ मैन होल, और एक मैन होल भी रखते थे। मतलब अगर ये नाला गया, ठीक है, नाला को कवर करते थे वो ईंट से भाई, ईंट से उन्होंने कवर कर दिया, स्लैब बना दिया कोई, ठीक है, ब्रिक्स का। तो उसके बाद जो है उसमें एक छोटा सा होल भी छोड़ा जाता था, क्या छोड़ा जाता था, होल भी, मैन होल। एंड दिस शोज दैट डेवलप्ड सेंस ऑफ द हेल्थ एंड सैनिटेशन, जिसकी वजह से हेल्थ एंड सैनिटेशन देखने को मिलता था, ठीक है। तो याद रखना तो यहाँ पर क्या, दे वर कवर्ड विथ आइदर ब्रिक्स एंड इक्विप्ड विथ अ मैन होल एंड दिस शोज द डेवलपमेंट सेंस ऑफ सैनिटेशन। तो होल भी इसीलिए छोड़ा जाता था ताकि जो चीजें हैं वो कोई कहीं पर छोड़ा जाता, हर जगह नहीं, लेकिन जनरली उसको स्लैब में छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता था, जो गंदा पानी है या गंदी चीजें हैं जो वो बाहर उसका सेंट भी ना आ पाए, तो इसका मतलब हेल्थ एंड सैनिटेशन भी शानदार तरीके से बनाया गया था, हेल्थ एंड सैनिटेशन। एक मिनट, ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन, और कभी यहाँ से उठाना हो इसको स्लैब को तो आराम से उठाया जा सकता है, ठीक है, वो सब सारी चीजें। द ग्रेट बाथ अगर आपको देखने को मिलेगा, द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ, बाथिंग के लिए एक अलग सा प्रावधान दिया गया था, शायद हम लोग वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं प्रॉपर, वहाँ बाथिंग का अलग सेक्शन रहता है, आपके वॉशरूम करने का अलग सेक्शन रहता है, सेम उसी तरीके से ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। इट इज यूज्ड फॉर द रिलीजियस बाथिंग, जो जनरली किसके लिए यूज होता था, रिलीजियस बाथिंग, मतलब एक चौड़ा सा ऐसे रहता था, उसमें यहाँ सीढ़ी बना हुआ रहता था, सीढ़ी, और यहाँ भी ऐसे चौड़ा सा इधर सीढ़ी, यहाँ भी चौड़ा सा इधर सीढ़ी, और यहाँ पर पानी रहता था, ठीक है। और इस तरीके से जो चीजें हैं वो एक तरीके से बनाई जाती थी। तो समझ सकते हो कितना जो है कारीगरी
देखने को मिलता था उस समय के लोगों के द्वारा। इट हैज यूज्ड फॉर द रिलीजियस बाथिंग एंड द स्टेप्स एज आइदर एंड द लेड टू द सरफेस एंड देयर इज अ चेंजिंग रूम अलोंगसाइड। और उसी के साथ साथ चेंजिंग रूम था जहां पर महिलाएं जो है कपड़ा वगैरह चेंज कर सकती थी नहाने के बाद। ठीक है, तो देखो किस तरीके से प्लान करके किया गया था, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें देखने को मिलती थी। ठीक है, ग्रेनरीज, ग्रेनरीज जो था, ग्रेनरीज का मतलब जहाँ अनाज वगैरह रखा जाता था। ग्रेनरीज जो है हड़प्पा में देखने को मिलते हैं। 6 ग्रेनरीज इन अ रो वेर फाउंड इन द सिटाडेल एट हड़प्पा। हड़प्पा में जो अपर पार्ट है, जहां पर जो रूलिंग पीपल रहते थे, जो जनरली उन लोगों पर रूल करके चलते थे, वहां पर आपको 6 ग्रेनरीज इन अ रो देखने को मिला जहां पर अनाज वगैरह वो रखते थे। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई कि अनाज किस तरीके से रखा जाता था उन लोगों के द्वारा, है कि नहीं? आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? इसको देखिए थोड़ा सा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ अगर समझना है इसमें तो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए देखो अब आगे अगर देखा जाए ग्रेनरीज के बाद, हाउसेस वेर मेड अप ऑफ बर्न्ड जो ब्रिक्स को जलाकर एक तरीके से उसका इस्तेमाल जो है वो हाउसेस वगैरह में किया जाता था ताकि पानी वगैरह से जल्दी खराब ना हो। दे वेर ऑफन 2 और मोर स्टोरी, ठीक है, विथ अ स्क्वायर कोर्टयार्ड। वहां स्क्वायर कोर्टयार्ड होता था एक, ठीक है, और 2 से 3 स्क्वायर, मतलब ये जो आंगन टाइप में होता था वो स्क्वायर होता था। ठीक है, और इधर आपको अभी अभी भी बहुत सारे गाँव में आपको देखने को मिलेगा, इधर अपना जो है बैठ उठ के आराम से मजे से करो भाई, मजे से अपना गप्पे मारो और बहुत सारी चीजें जो है चीजें चलती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आंगन को छोड़ा जाता था, आस चारों तरफ कोर्टयार्ड भी स्क्वायर साइज का छोड़ा जाता था जो कि देखने को मिलता है। दे हैव टाइल्ड बाथरूम, और बाथरूम टाइल्ड देखने को मिलता था, जिसमें टाइल की कुछ जो पहचान है वो रॉक्स वगैरह देखने को मिलते थे। लैंप पोस्ट वेर इरेक्टेड इन अ रेक्टेंगुलर इंटरवल, इट इंडिकेट्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग। और जो लैंप पोस्ट है उसे भी लगाया जाता था, लैंप पोस्ट जगह जगह पर, ताकि जो रात में है वो आवाजाही सही तरीके से किया जा सके। तो देख सकते हो कि किस तरीके से दिमाग जो है वो लगाया जाता था उन लोगों के द्वारा जो उस वक्त रहा करते थे। ठीक है, और आज देखो हमारे देश में क्या हालत है। ठीक है, हालत क्या है इन द सेंस कि करना ही नहीं चाह रहे ना, करना चाहते तो आराम से हो जाता, ठीक है नहीं? तो ये भी चीजें हैं जो देखने को मिलेगा। अब देखो वो तो हमारे पास टाउन प्लानिंग हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के ऊपर। किसके ऊपर भाई? एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है वो देखिए। अब एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है वो कैसे पता चलेगा भाई? एग्रीकल्चर, अब समझो इट इज द बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन। लगभग लोग जो थे, ठीक है, वो क्या करके चलते थे भाई? एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करके चलते थे। क्या करके चलते थे? एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करके चलते थे। ठीक है, ठीक है। तो उस वक्त क्या था कि ज्यादातर लोग जो है सॉरी, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते थे। क्या करते थे भाई? क्योंकि पहले तो इंडस्ट्री वगैरह था नहीं ना भाई, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ही मेन इंपॉर्टेंस रखता था, खास कर कर अगर देखा जाए वो अपनी जीविका को चलाने के लिए। तो इट वाज द बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बैकबोन अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर था। द सॉइल वाज फर्टाइल, सॉइल तो बहुत फर्टाइल था ड्यू टू द जो जो इनुंडेशन ऑन द रिवर इंडस एंड द फ्लडिंग। देखो सिंपल सी बात है, जो आज भी जो गंगा के किनारे या जो रिवर के किनारे, जो फ्लोइंग रिवर के किनारे जो भी मिट्टी आती है, वो जैसे पानी कभी फ्लड आ गया तो उसकी वजह से मिट्टी यहाँ से चला गया, तो खादर और भांगर जो जो हमने पढ़ा था, है कि नहीं? तो खादर और भांगर, जो भांगर है वो एक तरीके से ओल्ड मिट्टी होती है, खादर जो नई मिट्टी। तो जब पानी का फ्लो कहीं पर रहे ना, तो वो क्या करती है कि पुरानी मिट्टी ले जाती है, नई मिट्टी छोड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से लैंड हमेशा फर्टाइल रहता है उन सब सारे रीजन्स में जो कि जो रिवर के किनारे देखने को मिलते थे। दे यूज्ड अ वुडन प्लॉ वर्ल्ड फर्स्ट प्लॉड फील्ड एट अ कालीबंगम। ठीक है, कालीबंगम जो है, कालीबंगन ने वहां सबसे पहले प्लॉ 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 मतलब वो लोग वुड का इस्तेमाल करते थे, वुडन का इस्तेमाल करते थे जो खेती वगैरह करने के लिए, जो कि जिसकी वजह से क्या होता था, वहां पर जो है मिट्टी जो है वो उसको खोदा जा सके, वहां पर अनाज वगैरह लगाया जा सके। ठीक है, स्टोन सिकल फॉर हार्वेस्टिंग, और स्टोन सिकल का इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए? हार्वेस्टिंग के लिए।
आयरन वाज नॉट नोन टू देम। आयरन जो है वैसे लास्ट तक आ चुका था, लेकिन आयरन उतना ज्यादा जो है उन लोगों को नोन नहीं था। अब हर एक सिविलाइजेशन में हर एक चीजें तो होंगी नहीं, तो आयरन वगैरह जो है वो अननोन थे, जिसकी वजह से वो वुड का इस्तेमाल करते थे, या फिर वुड जो उसको खेत को पहले तैयार करने के लिए, उसके बाद वो अनाज वगैरह उगाते थे, उसके बाद हार्वेस्ट करने के लिए स्टोन सिकल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, देखो गबरबंस और अ नालस, नालस इंक्लोज्ड बाय द डैम्स, देख रहे हो, जो कि नालास के थ्रू या फिर जो गबरबंद है उसके द्वारा इंक्लोज किया था डैम को फॉर स्टोरिंग वाटर, ताकि वाटर को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके। ठीक है, और वेयर फीचर्स अगर देखा जाए, स्टोरिंग वाटर वेयर फीचर्स इन द पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में भी देखने को मिलता है ये बात। कैनल इरिगेशन वाज एब्सेंट, यहाँ पर कैनल इरिगेशन नहीं था, कि कैनल की वजह से इरिगेशन होता था, वो लोग अपना अपना प्रिमिटिव मेथड का इस्तेमाल करते थे, और पानी वगैरह का जो है वो दिया करते थे, ठीक है, वहां पर प्लांट में, ताकि प्लांट जो है वो ग्रो हो पाए। तो याद रखना, तो ये याद रखना, ठीक है। उसको देखो क्रॉप कौन कौन से प्रोड्यूस होते थे वहां पर। अब क्रॉप भी बहुत मेजर पार्ट था वहां भाई, और क्रॉप भी बहुत सारे यूज होते थे वहां पर। अब कौन कौन से क्रॉप है वो एक तरीके से हम लोग देखते हैं। तो क्रॉप प्रोड्यूस कौन कौन से होते थे, बीट होता था, बार्ले होता था, डेट्स होता था, पीज होता था, जो सिसमम होता था, मस्टर्ड होता था, ठीक है, मिलेट्स होता था, रागी होता था, बाजरा होता था, ज्वार होता था। देखो सोचो, इतने सारे खेती वो लोग करते थे भाई, मजे से रहते थे। एट लोथल एंड रंगपुर राइस हस्क वेयर फाउंड, मतलब राइस का जो हस्क होता है ना, हस्क मतलब जो, जैसे आप अगर चावल जब धान से निकाला जाता है, पैडी से निकाला जाता है, तो एक तरीके से उसके बाद जो उसका जो पार्ट, शेष पार्ट बच जाता है, उसको हम लोग हस्क बोलते हैं, पुआल टाइप में, या फिर उसको और बोल लो कि उसका मलबा जो है, मलबा इन द सेंस कि जो उसका अरे अब भाई आपने पुआल नहीं बोलते हैं, कि जैसे मान लो कि ये धान है, ठीक है, धान की खेती होती है भाई, धान की खेती, अब धान की खेती में धान निकल गया, तो धान निकलने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो एक तरीके से क्या होता है, हस्क होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि लुथल एंड रंगपुरा में जो है वो राइस का हस्क भी पाया गया। इसका मतलब क्या है कि राइस की भी खेती वो लोग किया करते थे। ठीक है, राइस की भी। ठीक है, शुगर केन वॉज नॉट नोन टू द इंडस पीपल, और शुगर केन जो था वो इंडस पीपल के थ्रू जो है या द्वारा नहीं कहीं पहचान मिलता है, खास करके शुगर केन का। ठीक है, दे वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, वो पहले, वो इंडस पीपल जो थे वो पहले इंसान थे वो लोग पूरे वर्ल्ड में जो जिन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो करा, विच ग्रीक कॉल्ड अ सिंडोन, जिसको ग्रीक में क्या बोला जाता है, सिंडोन बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना, सिंडोन जो है कॉटन को ही बोला जाता है ग्रीक में। ठीक है, कॉटन को ही अगर ग्रीक में बोला जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंडोन बोलकर चलते हैं। ठीक है, GREEK, ग्रीक। A fragmented woven cotton cloth was found, जो fragmented जो woven cotton cloth है वो मोहनजोदारो के साइट पर देखने को मिला है, जिससे ये पता चलता है कि कॉटन भी हमारे देश में जो है वो मोहनजोदारो के समय जो है वो एक तरीके से पाया जाता था, या फिर उनका इस्तेमाल जो है वो लोग किया करते थे। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, तो समझ के चलना है। आगे आ जाओ भाई, अगर आ गया जाए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्या वहां उस वक्त जो लोग थे वो डोमेस्टिकेशन भी करते थे क्या। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या हुआ भाई, डोमेस्टिकेशन का मतलब कि जो है कुछ जानवरों को या फिर कुछ जंगली जानवरों को वो लोग डोमेस्टिकेट करके रखते थे। जैसे बोला गया डोमेस्टिकेटेड में बफेलो, बफेलो भैंसा, ठीक है, ऑक्सन, ठीक है, उसके बाद आपको शिप्स देखने को मिलते हैं, फिर एसेस देखने को मिलते हैं, फिर गोट्स वगैरह, पिग्स, एलिफेंट, ठीक है, डॉग, कैट, तो ये सब सारे जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे डोमेस्टिकेशन किया जाता था, खास करके इन द सिविलाइजेशन के दौरान। ठीक है, रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस वेर फाउंड इन अ, कुछ जो है कि भाई घोड़ा वगैरह भी होता था जो सुरकोटा में, सुरकोटाडा में जो है वो पाया गया। ठीक है, एंड ऑफ राइनासोर्स एट अमरी, के राइनासोर्स भी होते थे अमरी में। ये इनके कुछ जो मतलब अ, शेष पार्ट है वो देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बोल सकते राइनो भी, राइनासोरस भी थे भाई, और एक तरीके से आपको हॉर्सेस भी देखने को मिलते थे। ठीक है, लायंस आर नॉट नोन टू द इंडस पीपल, लायंस वगैरह जो है वो इंडस पीपल को पता नहीं था कि लायंस वगैरह होते थे, क्योंकि उनका कोई भी
वहां पर पहचान नहीं दिखता। काव वॉज नोन टू देम बट वॉज नॉट मच इम्पोर्टेंट। काव तो जानते थे वो लोग, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट उस वक्त नहीं वो लोग मान के चलते थे, और काव को उतना तवज्जो भी नहीं किया जाता था उन लोगों के द्वारा। उन लोग एज यूजुअल एनिमल वो लोग मानकर चलते थे, तो जिसका असर जो है वो आपको देखने को मिलता है कि ठीक है, उसको वो लोग दूध वूध नहीं पीते थे, शिप के दूध पी रहे हैं, गोट के दूध पी रहे होंगे, है कि नहीं, मजे से। क्लियर? तो ये बात है जो कि समझ कर चलना है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो क्या है भाई, ट्रेड कैसे होता था। अब तो हमने देख लिया भाई एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, उसके बाद ट्रेड का फैसिलिटी किस तरीके से था वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रेड, ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, देखो याद रखना कि एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री एंड द फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब कुछ इंडस्ट्री वगैरह भी वहां पर अपने अपने लेवल पर खोला गया था भाई, ठीक है, वो भी बड़ा इंडस्ट्री नहीं, उस तरीके से नहीं, छोटे छोटे लेवल पर। और फॉरेस्ट पे जो भी प्रोड्यूस होता था उसके कुछ चीजों को वो लोग यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट भी किया करते थे, जिनको एक तरीके से नीड होता था, ठीक है, जिसका मतलब वहां पर ट्रेड भी होता था भाई चीजों को। और जो ट्रेड है वो बेस्ड ऑन द बार्टर सिस्टम, और जो जनरली वो बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था। बार्टर सिस्टम क्या होता है भाई, तो अगर आपने देखा होगा बार्टर सिस्टम में ये होता था, देखना समझना, बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम में कि एक व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति ए है, ठीक है, उसके पास मान लो कि राइस है, ठीक है, राइस है, और उसको नीड किसकी है भाई, नीड है किसकी, वीट की, ठीक है, वीट की। तो ये पर्सन उस पर्सन को ढूंढेगा, क्या, ये पर्सन इस तरीके से यहाँ पर माइग्रेट करके इधर उधर घूमता रहता था भाई, घूमता रहता था। और अगर मान लो कि इस बी इंसान, ये ए इंसान था भाई, और ये बी इंसान के पास जो है वो आपको मान लो कि वीट है, और एक तरीके से राइस इसे नीड है, क्या नीड है, नीड है इसको क्या, राइस का, नीड है राइस का। तो वो उस इंसान को ढूंढता था, ये ए इंसान, जिसके पास जो है वो एक तरीके से उसको नीड हो राइस का, क्योंकि इसके पास जो चावल है, इसको गेहूं की जरूरत है, तो गेहूं जो है इसके पास होनी चाहिए दूसरे इंसान के पास, और इसको वो चीज नीड है जो ए इंसान के पास है। तो इस तरीके से पहले बार्टर सिस्टम, मतलब गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, पैसा वगैरह तो होता नहीं था। तो बार्टर सिस्टम के थ्रू ही ट्रेड वगैरह जो है वो किया जाता था। किसी गांव में अगर मान लो बहुत ज्यादा वीट हुआ, तो वो टहलते टहलते किसी और गांव में चला गया, वहां पर वो वीट वहां दे दिया, और वहां मान लो कि राइस हुआ है तो राइस उनसे कुछ ले लिया। तो इस तरीके से चीजें जो है वहां पर चला करती थी, ठीक है। तो याद रखना जो कॉइन्स वर नॉट एविडेंट, कॉइन जो है वो एविडेंट नहीं थे, कॉइन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ठीक है। बुल्लक कार्ट्स एंड बोट्स, बुल्लक कार्ट्स और जो बोट है उसका इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बुल्लक कार्ट्स, इसीलिए बुल वगैरह को वो लोग एक तरीके से डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स वेर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, जो स्टेलाइट, जो लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन मतलब स्टोन वगैरह रहता था एक प्रॉपर शेप एंड साइज का, वही स्टोन जो है वो वही उतना ही, उस स्टोन से मान लो कि एक तराजू है, ठीक है, एक तराजू है, तराजू है, तराजू है भाई। अब इस तराजू में इधर मान लो कि 50 किलो अनाज, जब जितना भी अनाज रखा इसमें एक लाइम स्टोन इतना बड़ा है, ठीक है, तो सेम उसमें व्हीट का तौला गया और उसमें राइस का, और वो आपस में बदल लेते थे, देख रहे हो, तो वेट भी एक तरीके से उस तरीके से किया जाता था, ठीक है, जो कि किस में होता था, जनरली क्यूबिकल शेप में होता था, जो कि देखने को मिलता है। दे वेर इन द मल्टीप्लाइज ऑफ 16, और वो जनरली मल्टीप्लाइज ऑफ 16 में था, ठीक है, 16 16 16 ऐसे करके, क्लियर। और डेसिमल सिस्टम वाज नोन टू देम, और उन लोगों को डेसिमल सिस्टम पता था, ठीक है, इसका मतलब ये है। Several sticks inscribed with a measures of mark has been discovered and it indicates the linear system to the measurement and was in the use। कि जो है एक प्रॉपर स्टिक सिस्टम भी रहता था कि इस नहीं बोलते हैं कि एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ, उस तरीके से, इसका मतलब मेजरमेंट भी पता था उन लोगों को किस तरीके से मेजर करके चले। फॉरेन ट्रेड भी होता था भाई, ठीक है, विद मेसोपोटामिया, जो कि मेसोपोटामिया एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक ये भी है, ठीक है, मेसोपोटामिया एंड सुमेरिया, सुमेरिया कहाँ पर, और सुमेरिया जिसको इराक में, मेसोपोटामिया बोल लो या फिर सुमेरिया जो कि इराक में। सेंट्रल एशिया में भी ट्रेड होता था, पर्शिया में भी, पर्शिया में जो कि एक तरीके से आपको ईरान देखने को मिलता था। अभी पहले का नाम ईरान का क्या था, पर्शिया था, फिर अफगानिस्तान और बहरीन। तो यहाँ पर एक तरीके से फॉरेन ट्रेड हुआ करता था इंदस वाले पीपल लोगों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ चीज हम समझ सकते हैं कि चीजें किस तरीके से दी गई हैं, चीजें कितनी आसान है यहाँ पर, और इस तरीके से चीजों को किया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखो सुमेरियन जो टेक्स्ट है वो रेफर्स टू द ट्रेड विथ मेलुहा, मेलुहा जो कि इंदस में देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर दिलमुन जो एक तरीके से बहरीन में,
मकन जो कि मकरान कोस्ट में, वेयर द टू इंटरमीडिएट स्टेशन जहां पर मतलब एक पोर्ट के रूप में काम करते थे, वहां से इधर-उधर एक्सपोर्ट किया करते थे। अगर देखने को मिलेगा यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो सील भी दिखता था, सुसा एंड ऊर वर मेसोपोटामिया साइट्स वेयर द हड़प्पा सील, जहाँ पर हड़प्पा के सील पाए गए, जहाँ पर हड़प्पा के फिगर वगैरह देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि मेसोपोटामिया से भी ट्रेड वगैरह अच्छे से होता था। लोथल जो है आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, ठीक है। एंड सुरको टाडा, उसके बाद सूखा गेंडोर, फिर अलोहोनी, अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेगा जो डॉकयार्ड था, जहां पर वो अपने सामान को एक तरीके से सुरक्षित रखते थे और वहां से ट्रांसपोर्ट करके चलते थे, ठीक है। तो ये भी चीज है जो कि आपको समझकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आगे आ जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, टाउन एसोसिएटेड विद कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, सॉरी यहाँ पर देखो, हाँ ठीक है। मेजर मेजर जो इंपोर्ट किया जाता था कहाँ से किया जाता था वो देखो, ठीक है। उसका गोल्ड इंपोर्ट किया जाता था, उस वक्त के सिविलाइजेशन में गोल्ड जो इंपोर्ट किया जाता था वो कोलार कर्नाटका से, अफगानिस्तान, पर्सिया, ईरान, ठीक है, जो कि ईरान से गोल्ड वगैरह जनरली यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। सिल्वर जो है वो आपको अफगानिस्तान, पर्सिया और साउथ इंडिया से जो है वो एक तरीके से किया जाता था। कॉपर का जो इम्पोर्ट है वो खेतरी मतलब जो राजस्थान बलूचिस्तान से किया जाता था। टीन जो है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से किया जाता था। लेपिस लुजिली एंड सफायर जो कि बदक एंड सान अफगानिस्तान से किया जाता था। जेड जो सेंट्रल एशिया से किया जाता था। जो स्टियाटाइट जो है वो शेर सोख्ता या फिर किरताहार हिल जो है वहां से किया था। तुर्कोइज जो है वो ईरान से, और जो एमिथियास्ट जो है महाराष्ट्र से किया जाता था। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स जो है वो अलग अलग जगह से किया जाता था, जो कि आपको सोचकर समझकर चलना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझ के चलिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इसको इसको लिखना है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। जो कि टाउन एसोसिएटेड विद डिफरेंट इंडस्ट्री, टाउन जो है इंडस्ट्री में भी था जो कि हमने छोड़ दिया यहाँ पर। तो एक देखने को मिलेगा धायमाबाद में ब्रॉन्ज इंडस्ट्री देखने को मिलता था, लोथल इंडस्ट्री फॉर स्टोन टूल्स एंड मेटालिक फिनिश्ड गुड्स, मेटल का जो फिनिश्ड गुड्स वो बनाया जाता था। फिर आपको बालाकोट जो पर्ल है फिनिश्ड गुड्स देखने को मिलता था, जब बैंगल्स वगैरह सेल वगैरह होता था, ठीक है। फिर जो चनहू दारो बीड्स एंड द बैंगल फैक्ट्री, इट इज ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल, एक ऐसा सिटी जहां पर कोई भी सिटाडेल नहीं था, जो रूलिंग थे, ठीक है, आपस में ही लोग रहते थे। मेजर एक्सपोर्ट्स वेयर एग्रीकल्चर, और जनरली वो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का करते थे, और इंपोर्ट जो है वो अभी हमने देखा अलग अलग मेटल की चीजों को करके चलते थे, ठीक है, जो कि अपने आप में ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो एक तरीके से की गई थी। इसके आगे जो है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।